जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है रेलवे ग्रुप डी का। और आज के इस वीडियो में बिल्कुल आपको ओरिजिनल पेपर की तरह प्रश्न बताने वाले हैं। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, तैयारी नहीं किए हो और चाहते हो कि पहली बार में ही आपका एक सीट पक्का हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका एक नौकरी पक्का हो जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाएंगे साथियों जो सीधे आपके पेपर में हुबहू एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें सीधे आपको आने वाले प्रश्न बताएंगे। तो देखिएगा, जो कि करंट अफेयर्स के सवाल हैं आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके पेपर में ये सवाल कई बार बन चुका है एवं यह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। तो आप ऑप्शन कौन सा सही करके आओगे? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इससे रिलेटेड आपके पेपर में सवाल बनेगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट इसके लिए लाए हैं, जो कि पांचों में से कोई एक सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। सबसे पहले नीति आयोग से सवाल बनेगा। तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आएगा। फिर इसके बाद कहेगा इस योजना आयोग का स्थान लिया गया था। मतलब जो नीति आयोग है किसका स्थान लिया था? तो योजना आयोग का स्थान लिया था। आपके पेपर में पूछा जाएगा योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आया? नीति आयोग आया। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आपका अगला सवाल देखना जो कि आपके पेपर में आएगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। आप याद रखिएगा, ये पेपर में आपके बनेंगे। नीति आयोग नीति का पूर्ण रूप क्या होता है? आपके पेपर में बनेगा। आप याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ठीक है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। इसके मुख्य कार्य अधिकारी सीओ की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यानी जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है मेन रूप से कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और एक बार आप लोग अपना एग्जाम डेट बता दोगे, कमेंट कर दोगे कि आपका एग्जाम डेट कब है, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख कब है, आप कमेंट में बताओगे ताकि मैं आपको उस दिन का ओरिजिनल पेपर दे सकूं, ताकि आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिले। तो आप सभी एक बार कमेंट करके बताओगे आपका एग्जाम कब है, ताकि मैं आपको ओरिजिनल पेपर दे सकूं। 2 नंबर सवाल देखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? यहां से अनुच्छेद 17 से, संविधान के अनुच्छेद से आपके पेपर में प्रश्न बन रहा है। तो आप अपने एग्जाम में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही करके आओगे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही करके आओगे। 80 पृष्ठा का अंत, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो 17 ऑप्शन नंबर बी 80 पृष्ठा के अंत से संबंधित है। कहने का मतलब है छुआछूत के अंत से। तो 80 पृष्ठा का मतलब होता है छुआछूत, तो छुआछूत के अंत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं जो सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता का गारंटी देता है। आपके पेपर में पूछेगा अनुच्छेद 14 क्या करता है? तो विधि के समझ समानता का अधिकार देता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में। अगला नंबर सवाल है अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत से संबंधित है। यानी जो आप नाम के पीछे टाइटल लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मान लीजिए कि हिंदू है तो ये टाइटल लगाइए, वैसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। आपके पेपर में पूछेगा उपाधियों का अंत अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। यानी जैसे में आप प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपका ये सबसे मूल अधिकार है, तो ये अनुच्छेद 21 में आपका बताता है, ठीक है। आपके पेपर में सवाल बनेगा। चलिएगा, मूल अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, आपके पेपर में आएगा। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? बिल्कुल आप सही
सही करोगे अमेरिका देश से लिया गया है। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आपके पेपर में आएगा कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ा है एक बार कमेंट करके बताओगे, ताकि जो भी बच्चे का आपके पास एग्जाम सेंटर है वो आपसे संपर्क कर ले। तो एक बार सभी बच्चे बताओगे आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है और कब आपका एग्जाम है, ये भी आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर सवाल देखना, आपके पेपर में इसरो से सवाल बन रहे हैं। ठीक है, चलिए इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके पेपर में आएगा इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे। इसरो का जो मुख्यालय है मेरे भाई, आपको पता होगा इसरो का जो मुख्यालय है यह बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। इसरो का जो मुख्यालय हो जाएगा वह हो जाएगा बेंगलुरु। अब आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं जो आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। इसरो का स्थापना जो हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। आपके पेपर में बनेगा इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। इसके संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। आपके पेपर में पूछा जाएगा इसरो के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिन्हें अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। जैसे में आपके पेपर में पूछेगा कि अंतरिक्ष का जनक किन्हें कहा जाता है, आप बिल्कुल सही करोगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था, जिसको 1975 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया था? 1975 में लॉन्च किया गया था। आप याद रखिएगा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया? 1975 में लॉन्च किया गया। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आपके पेपर में पूछा जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप याद रखोगे, ये सारे सवाल आपके पेपर में बनेंगे। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। मतलब यहां से आपके पेपर में बनेगा कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। आप याद रखोगे LVM-3M4 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल देखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, 4 नंबर आप सवाल देखना। 4 नंबर आपका सवाल है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? आपके पेपर में आएगा। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? आप याद रखोगे, ये जो दिया जाता है खेल कोचिंग के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। ये जो दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है? खेल कोचिंग के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये खेल के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अब इससे रिलेटेड प्रश्न को जानते हैं जो आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1985 में हुआ था। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1985 में हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। इस पुरस्कार का मतलब जो यहाँ पर आपका बात कर रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसका शुरुआत कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछे जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ था? 1985 से। ठीक है, चलिए अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब जो अर्जुन पुरस्कार है वो खिलाड़ियों को किस लिए दिया जाता है? तो अब आप जब आप अच्छा करोगे तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि आने वाले जो भी एग्जाम डेट है और आपका परीक्षा है तो ओरिजिनल पेपर आपको बिल्कुल यही मिलेगा। ठीक है, चलिए भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। यानी भारत का सबसे ऊंचा खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। आप याद रखना। बहाल चंद्र भास्कर भागवत द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले पहले कोच थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले पहले कोच कौन थे? बहाल चंद्र भास्कर भागवत थे। आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती
जयंती पर मनाया जाता है। कहने का मतलब है जो आपका खेल दिवस मनाया जाता है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है, किनकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र के याद यानी उनकी जयंती पर मनाया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा एक सींग वाले गैंडा के लिए, ऑप्शन नंबर बी। जवाब देते चलिएगा, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आने वाले एग्जाम में आप कितना प्रश्न सही करोगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिए गाइस, इससे 5 नए महत्वपूर्ण प्रश्न को जानते हैं जो आपके पेपर में बनेगा, ठीक है। चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है, आप याद रखना। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। मतलब कहने का मतलब है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। आपके पेपर में बनेगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में किस धरोहर में शामिल किया गया? तो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। एशियाई शेरों के लिए गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, आपके पेपर में बनेगा। एशियाई शेरों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, आपके पेपर में आएगा। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कहाँ में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिएगा, मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा बाघ होने के कारण टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, आपके पेपर में आएगा। मध्य प्रदेश को ज्यादा बाघ होने के कारण किस नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि आपके पेपर में आएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? आप बिल्कुल सही करोगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है मेरे भाई, ये हो जाएगा जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ में स्थित हो जाएगा? जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं, जो सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। आपके पेपर में पूछेगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, याद रखना। इसी कारण हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, आप याद रखना। इसी कारण हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखना। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है, आप याद रखना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? फ्रांस में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, आपके पेपर में बनेगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। संयुक्त राष्ट्र UN का मुख्यालय कहाँ में? साथियों, न्यूयॉर्क में है, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा, ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? आप याद रखोगे, यह जो लड़ा गया था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था, ठीक है ना। 1526 में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में, तीसरा लड़ा गया था 1761 में। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं, जो आपके पेपर में बनेंगे। यह युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इसमें बाबर का विजय हुआ था, ठीक है। आपके पेपर में आएगा जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का क्या हुआ था? विजय हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, ठीक है। आपके पेपर में आएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तीसरा युद्ध की बात करें तो 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। 1576 में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेना के बीच लड़ा गया था। यानी आपके पेपर में पूछा जाएगा हल्दी घाटी का
युद्ध कब हुआ था? 1576 में। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के सेना के बीच हुआ था। ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का नींव रखा गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है भारत में मुगल साम्राज्य का नींव कब रखा गया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना किस वर्ष किया गया था? आपके पेपर में सवाल आएगा। आरबीआई का जो स्थापना किया गया था 1935 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। आरबीआई बैंक का स्थापना कब किया गया था? 1935 में। 1935 में स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय आपका मुंबई हो जाएगा। इसका मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा? मुंबई। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। अब आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं जो आपके पेपर में आएगा। आरबीआई का स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। आपके पेपर में बनेगा। ठीक है, आपके पेपर में बनेगा। याद रखना कि आरबीआई का जो स्थापना किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर किया गया था। आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, आरबीआई का स्थापना किसके सिफारिश पर किया गया था? तो हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। आप याद रखिएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। आपके पेपर में आएगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ थे। आप याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। ये भी याद रखिएगा। ये सवाल आपके पेपर में ज्यादा बनता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। आप याद रखिएगा। वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में था, लेकिन शुरुआत में यह कोलकाता में था। ठीक है, अभी मुख्यालय इसका मुंबई में है, लेकिन शुरुआत में कहाँ में था? कोलकाता में था। ठीक है, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? आप बताओगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में सवाल आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं जो आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। यह पुस्तक उन्होंने अहमदनगर किले की जेल में अपने कारावास के दौरान 1944 में लिखा था। यानी जो यहाँ पर आपका बुक का नाम बताया गया है, एक मिनट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत का खोज। यह जो पुस्तक है यह उन्होंने अहमदनगर किले के जेल में लिखा था, वो भी 1944 में। ठीक है, याद रखना। महात्मा गांधी जी की प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, जो कि सबसे ज्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य का प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद रखेंगे। आपके पेपर में सवाल आएगा। वी आर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा। ये भी सवाल आपके पेपर में बनता है। वी आर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष और बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का लौह पुरुष और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आप याद रखना। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखा था। आपके पेपर में आएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखा था। ठीक है ना। चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? बताओगे। आपके पेपर में सवाल आएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है बाबू 28 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाएंगे, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से कवर करोगे। डॉक्टर दिवस, यह दिवस डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के याद में मनाया जाता है। जो यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है या किनके याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सीवी रमन के याद में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उन्होंने रमन प्रभाव का खोज किया था। डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आपके पेपर में आएगा। डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है ना, याद रखना कि नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपके पेपर में आएगा। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है?
विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? परम 8000 है, परम 8000 है, याद रखना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, याद रखिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है? ये हो जाएगा मुंबई ट्रॉम्बे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सारा आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है साथियों? आप बताओगे बुध है सर। सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? वरुण। सबसे दूर कौन सा ग्रह हो जाएगा? वरुण, आप याद रखिएगा। तो इसके इंपोर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, जो कि आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बिल्कुल है। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। मंगल को उसकी लाल सतह के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, आप याद रखिए। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसको कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? ठीक है, वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? बताओगे, आपके पेपर में सवाल आएगा हुबहू। एक सौंपते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है 13। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगर राष्ट्रपति को त्याग देना है, रिजाइन करना है, तो किसको करेंगे? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। जो भारत का मेन न्यायाधीश होता है उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे, याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की यह तय करता है कि कोई विधेयक विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन करवाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करवाता है, याद रखना। ये सारे सवाल आपके पेपर में फैक्ट के साथ पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए 13 नंबर आपका सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है? आपके पेपर में सवाल आएगा। आप याद रखोगे, यह टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। यहाँ पर आइएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट को कवर करते हैं। यह चारों टूर्नामेंट को सम्मिलित रूप में ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। जो यहाँ पर चारों का नाम दिया गया है, इसको ग्रैंड स्लैम के नाम से भी जाना जाता है। विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1877 में हुआ था। मतलब सबसे पुराना टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, मतलब ग्रैंड स्लैम कौन सा? विंबलडन है, जिसका शुरुआत 1877 में किया गया था। ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा फैक्ट के साथ नए सवाल है, तो आप इसको कवर कर लोगे। ठीक है, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थे? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थे? बिल्कुल आप सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आप याद रखोगे, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। चलेगा, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप कवर कीजिए, आपके पेपर में सवाल आएगा। 14 से 15 सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनी थी। सरोजिनी नायडू कौन थे? उत्तर प्रदेश की यह राज्यपाल बनी थी, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आएगा। उन्हें अपनी कविताओं के कारण उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। आपके पेपर में पूछा जाएगा, सरोजिनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, याद रखिएगा। एनी बेसेंट भारत कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, आप याद रखना। आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, 15 नंबर आपका सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन, खून आने वाला रोग स्कर्वी होता है। यानी विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन, खून आना, ये सब स्कर्वी रोग के कारण होता है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से रतौंधी होता है। आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, जिसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है।
विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। एक साथ दो सवाल यहाँ पर आपको याद होंगे और याद करना ही पड़ेगा आपको। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है, मतलब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसका मुख्य कारण है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। यह मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है। थायमिन विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी रोग होता है, आप याद रखना। चलिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? आपके पेपर में आएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है मेरे भाई? आप बताओगे हीराकुंड बांध है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। ठीक है, चलिए। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है, आपके पेपर में आएगा। हीराकुंड बांध कहाँ में स्थित है? ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो उत्तराखंड में भागीरथी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो कि कहाँ में है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, याद रखिए। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना एक प्रसिद्ध गुरुत्वीय बांध है। ग्रेविटी का सबसे अच्छा जो उदाहरण है भाखड़ा नागल बांध है, आप याद रखिए। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, आप याद रखिए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, गुजरात में स्थित है, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में आएगा। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? ठीक है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? आप बिल्कुल सही करोगे। डुरंड कप का जो संबंध है मेरे भाई, ये हो जाएगा फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी। डुरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर कवर करते हैं। डुरंड कप कप एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका शुरुआत 1888 में किया गया था। संतोष ट्रॉफी और सुब्रोत कप का संबंध भी फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी और सुब्रोत कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। ठीक है, याद रखना। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से, आप याद रखिए। आपके पेपर में ऐसा सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आगा खान कप और अजलान शाह कप हॉकी का प्रमुख टूर्नामेंट है, आप याद रखना। आपके पेपर में आएगा। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह शहर कौन सा था? आपके पेपर में आएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह शहर कौन सा था? आप याद रखना। आपके पेपर में आएगा तो लोथल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप कवर करना, आपके पेपर में आएगा। लोथल वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपके पेपर में पूछा जाएगा लोथल वर्तमान में कहाँ है? गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो कि कई प्रकार के एग्जाम में यह सवाल पूछे गए हैं। काली बंगा काले रंग का चूड़ी और जूते हुए खेतों के साज के लिए प्रसिद्ध है। काले बंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? काले रंग की चूड़ियों और जूते हुए जो जोता गया खेत रहता है उसके लिए वहां पर प्रसिद्ध है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। आपके पेपर में आएगा हड़प्पा किस नदी के तट पर था? तो रावी नदी के तट पर था। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, आप याद रखना। ठीक है, चलिए। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? आप बताओगे। भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आप याद रखना। 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, चलो। मूल संविधान 26 जनवरी 1950 में केवल 8 अनुसूचियां थी। यानी जो पहले मूल संविधान था उसमें टोटल 8 अनुसूचियां था, लेकिन इसमें सुधार करके इसमें टोटल 12 अनुसूची कर दिया गया है। ठीक है, कुछ कुछ बदलाव करके 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यानी जो 9वीं अनुसूची फिर ऐड किया गया था तो 1951 में उसको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, याद रखना। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून से संबंधित है, जो कि 52वां संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा जरूरी नहीं। आइए लास्ट सवाल करंट अफेयर्स का करते हैं। वृक्ष समूह में एस अक्षर किस देश को दर्शाता है? तो एस जो दर्शाता है ये दक्षिण अफ्रीका को दर्शाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। यहाँ पर देखिएगा सवाल कह रहा है कि वृक्ष में बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से भारत, सी से चीन और एस से दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ठीक है, और
दक्षिण अफ्रीका इस समूह में सबसे अंत 2010 में शामिल हुआ था। ठीक है, अब आइए साइंस के सवाल जो करते हैं, जो आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। यदि किसी चालक का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए और विभवांतर स्थिर रहे तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, बताओगे। यदि किसी चालक का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए और विभवांतर स्थित रहे तो क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे भाई? आप याद रखना, ये प्रभाव पड़ेगा आधी हो जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? धारा क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अवतल दर्पण में यदि वस्तु केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताओगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्ता केंद्र पर। यदि वक्ता केंद्र पर है तो वक्ता केंद्र पर भी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए। धोवन सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप याद करोगे, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का हिस्सा है? बताओगे। मनुष्य में वृक्क जो है यह किस तंत्र का हिस्सा है? आप याद रखोगे, यह जो हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? आप बिल्कुल सही करोगे, अक्रिय गैसों को समूह 18 में रखा गया है, आपको भी पता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, आप याद रखिएगा। पुष्प का कौन सा भाग फल में विकसित होता है? ठीक है, चलिए। बताओगे आप लोग, पुष्प का कौन सा भाग फल में विकसित होता है? अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। चलिए। प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का स्थायी मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का स्थायी मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोधकता का स्थायी मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, याद रखिएगा। एथोनोइक अम्ल। एथोनोइक अम्ल का समान नाम क्या होता है? बिल्कुल सही करोगे, सिरका होता है। एथोनोइक अम्ल का समान नाम क्या होता है? सिरका होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लास्ट सवाल आपको करवा देते हैं। प्रकाश का परिकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यह घटना किस वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित है? बताओगे आप। ठीक है, आप बताओगे तो यह हो जाएगा टिंडल प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।